नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेई। फाइनली एचबीटीयू का काउंसलिंग शेड्यूल भी आउट हो चुका है। 2025-26 सेशन 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आप लोगों को डेट दिखा देता हूं कि किस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद आपको पूरा का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या क्या इसमें ध्यान देने वाली चीजें हैं और किस तरीके से काउंसलिंग पूरा शेड्यूल चलेगा। देखो, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो मई 26 से शुरू हो रही है और जून 20 तक चलेगी। एज ऑफ नाउ ये डेट डिसाइड करी गई है। मई 26 से पोर्टल ओपन हो जाएगा, जून 20 तक चलेगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी वो 2500 रुपए है, नॉन रिफंडेबल है। मैं हर वीडियो में आपको डिस्कस करता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल होती है, उसमें रिफंड कुछ नहीं आता है। हाँ, जो एसएएफ होता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो अगर आप विड्रॉल लगाओगे तो वो वापस आ जाता है। ये सिर्फ दो ही डेट अभी रिलीज हुई है। 26 मई से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, 20 जून तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट, सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट, थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट, पूरा शेड्यूल क्या है उसके लिए भी कोई डेट नहीं आई है। इसमें लिखा है टू बी अनाउंस्ड लेटर। इसके अलावा बाकी सारा का सारा शेड्यूल आउट हो चुका है। मैं अब आपको पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के सामने, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि ये पूरा शेड्यूल क्या है। सिंपल सा है। आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन करना है जाके hbtu.admission.nic.in पे। जो सीट अलॉटमेंट होगा आपको वो कंप्लीटली सीआरएल बेस पे होगा। कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलेगा, कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, बट कैटेगरी रैंक पे सीट नहीं मिलेगी। सीट आपको सीआरएल रैंक पे ही मिलेगी, क्लियरली लिखा है यहाँ पे, ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगी, सीआरएल रैंक पे। एकेडमिक एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो 10+2 में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो आपके पास 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस कोई एक टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, एचबीटीयू में दो तरीके की सीट्स चलती हैं। दो तरीके की कैसी सीट्स चलती हैं अभी आपको समझाता हूं। एक क्या होता है, यहाँ पे कोटा चलता है डोमिसाइल कोटा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो आपको डोमिसाइल कोटा मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हो तो आपको ऑल इंडिया कोटा से आना होगा। तो डोमिसाइल कोटा किन किन बच्चों को मिलता है? अगर आपने 10+2 दोनों, 10th एंड 12th दोनों या कोई एक यूपी स्टेट में सिचुएटेड इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो आपको डोमिसाइल कोटा मिलेगा। अगर आपने ये दोनों या दोनों में से कोई एक बाहर से कर रखा है और आपके मदर या फादर यूपी के डोमिसाइल है, मतलब उनके पास यूपी का डोमिसाइल है, तो भी आपको डोमिसाइल कोटा मिल जाएगा। मतलब अगर आपने 10th एंड 12th दोनों यूपी से कर रखा है तो आपको डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 10th या 12th या दोनों बाहर से कर रखा है तो आपको डोमिसाइल देना जरूरी होगा, तभी आपको होम स्टेट का कोटा मिलेगा या डोमिसाइल कोटा मिल पाएगा। अगर आपके पास ये चीजें नहीं अवेलेबल है तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा से ट्रीट करे जाओगे। यहाँ पे सिंपल ये डोमिसाइल का फंडा है। अगर आप ऐसा है कि आपने 10th 12th बाहर से कर रखा है, मतलब आउटसाइड स्टेट्स और स्टेट ऑफ यूपी से कर रखा है आपने, और आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, तो आप ऑल इंडिया कोटा से डायरेक्टली आ सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसी कोई सच दिक्कत नहीं होगी, आपका आराम से एडमिशन होगा। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की, कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी क्लेम करते हो तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। देखो, मैं ये मैंने वीडियो बनाया था एचबीटीयू का, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन करा था कि अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट का, ओबीसी का कोटा का क्लेम करते हो तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और सेम अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा क्लेम करते हो तो भी आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए। अभी आपको दिखा रहा हूं लिखा कहाँ है ईडब्ल्यूएस कोटा, चलो दिखाता हूं, अभी इसमें मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा से आते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाना है। अब बात कर लेते हैं ट्यूशन फी वेवर सीट की। जो टीएफडब्ल्यू सीट होती है, टीएफडब्ल्यू सीट्स 5% ऑफ अप्रूव्ड इनटेक होती हैं ऑन सुपर न्यूमरेसी बेसिस। नो ट्यूशन फीस विल बी चार्ज। देखो, जो कॉलेज की ट्यूशन फीस होती है सिर्फ आपको वही रिबेट मिलेगा,
मतलब HBTU की जो ट्यूशन फीस है वो 75,000 रुपए है, तो आपको 75,000 रिबेट मिलेगा। बाकी वैसे HBTU की टोटल फीस 1,35,000 रुपए है, तो 75,000 इसमें आप माइनस कर दो, उतना ही आपको रिबेट मिलेगा। बाकी जो अदर चार्जेस हैं वो सब आपको पे करने होंगे अगर आप TFW सीट भी लेते हो। TFW सीट की मेरिट अलग बनती है। आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है, कंप्लीट काउंसलिंग, आपको TFW सीट मिलेगी। होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा, या आपकी रैंक के बेस पे कौन सा आपको बेस्ट ब्रांच मिलेगा HBTU में, उसके लिए आप करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करो, पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ। सबसे सस्ता हमारा पेड काउंसलिंग का प्रोग्राम है, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा दी जाएगी। यहाँ पे 2 फुल फी वेवर सीट्स हैं जो कि अवेलेबल है SC और ST गर्ल्स प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस। सिर्फ SC और ST गर्ल्स के लिए है ये, SC और ST गर्ल्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नॉट बॉयज। उनको यहाँ पे 2 सीट है और फुल वेवर सीट, फुल फी वेवर सीट है उनको। तो इसके लिए भी जो गर्ल्स स्टूडेंट है फ्रॉम SC ST कैटेगरी वो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अब आगे की बात आती है कैटेगरी डेफिनेशन। नॉट एप्लीकेबल टू, मतलब आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कोड्स दिए हुए हैं कि आपके क्या कोड हैं। सर्टिफिकेट वगैरह जो कैसे बनाने हैं, कौन कौन से बनाने हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अब आ जाती है रिजर्वेशन की बात। जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, जो रिजर्वेशन हमें नॉर्मल मिलता है ना बच्चों को, वो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। उसके अंदर जो सब कैटेगरी होती है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। तो SC को 21% का रिजर्वेशन मिलना है, ST को 2% का रिजर्वेशन मिलना है, और OBC को 27% का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलना है। ये रिजर्वेशन हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सब कैटेगरी आ जाती है। यूपी फ्रीडम फाइटर को 2%, यूपी आर्म फोर्सेस को 5%, यूपी HC डिसेबल्ड कैंडिडेट को 5%, और यूपी गर्ल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई सपोज कोई गर्ल है जो जनरल से बिलोंग करती है, तो और इस पे अभी 50 सीट्स हैं, तो इस 50 सीट का 20% आपके लिए रिजर्व है फॉर गर्ल्स कैंडिडेट। 20% मतलब 10 सीट तो डायरेक्टली रिजर्व हो गई गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। सेम अदर कैटेगरी में भी होगा। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट वो OBC से बिलोंग करती है, OBC की 50 सीट है, तो 10 सीट OBC गर्ल्स के लिए रिजर्व हो गई। हॉरिजॉन्टल कोटा यही होता है। कोटा मतलब जो आपका मेन कोटा है उसी के अंदर जो सीट्स आएंगी उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब इसके बाद आती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, जो मैं खोज रहा था, आपको बता रहा था कि EWS का क्लेम कर रहे हो अगर, तो भी आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2025 के पहले का सर्टिफिकेट है तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी सब कैटेगरी फिल्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म shall not be entertained under any circumstances। मतलब एक बार आपने ऑनलाइन फॉर्म में जो भी अपनी कैटेगरी फिल कर दी, उसके बाद उसको चेंज कर पाना नॉट पॉसिबल एट एनी कॉस्ट। HBDU ने एकदम क्लियर बता दिया है। आगे इनका क्या क्या सिस्टम है वो बता देता हूं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है काउंसलिंग की, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज शुरू होती है। इसमें क्या है, ये है पूरा काउंसलिंग का डिटेल स्टेप वाइज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर। यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टार्टिंग के 4-5 राउंड ऑनलाइन होंगे, फिर लास्ट वाला जो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड होता है वो ऑफलाइन होता है। तो पूरा प्रोसीजर डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहां से शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ऑलरेडी मैंने बताया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस आपको 25 रुपए पेमेंट करनी है। कोई इसमें रिफंड नहीं आएगा, आपको सीट मिले या ना मिले। इसके बाद आएगा फिल चॉइसेस प्रेफरेंसेस वेरी केयरफुली। आपको बहुत ध्यान से चॉइस प्रेफरेंस करना है, क्योंकि ये प्रेफरेंस आपकी इंटरनल स्लाइडिंग में भी यूज होंगी और आप दोबारा इनको एल्टर नहीं कर पाओगे। इसमें क्लियरली इन लोगों ने लिखा है, कैंडिडेट इज एडवाइज टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम स्लॉट। जो आपका टाइम स्लॉट दिया गया है वो आपको उसी टाइम स्लॉट में अपना काम करना है। जो चॉइसेस आपने फिल्ड करी है वो इट कैन नॉट बी एल्टर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। आपकी जो नेक्स्ट राउंड होगी, मतलब जैसे आपने राउंड 1 में कोई चॉइसेस फिल करनी 1 2 3 4 5, अब आपको कोई सीट नहीं मिली, आप सोचो कि आपको राउंड 2 में चॉइसेस एल्टर करने का ऑप्शन दे दिया जाए, तो HBTU आपको ऑप्शन नहीं देगा। ये क्लियरली लिखा है इन्होंने। बाकी काउंसलिंग में क्या होता है,
आपको चॉइसेस अल्टर करने का ऑप्शन मिलता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि वीडियो बहुत ध्यान से सुनो, और जो आपकी इंटरनल स्लाइडिंग होगी वो इंटरनल स्लाइडिंग भी HBTU की जो आपने चॉइस फिल कर रखी फर्स्ट टाइम उसी के बेसिस पे इंटरनल स्लाइडिंग होगी आपकी। अब सुनो ध्यान से, जैसे आप राउंड 1 में पहुंच गए, राउंड 1 की चॉइस फिलिंग कर दी, आपको एक सीट मिल गई, ये लो सीट, आपको सीट अलॉट हो गई। अब यहां से दो केस बनेंगे आपके लिए, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीज और ये हो जाएगा फ्लोट। ठीक, दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 1,35,000 रुपया पूरा पेमेंट करना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है जाके HBTU कैंपस में जाके। समझ गए आप लोग? अब इसको यहीं पे होल्ड करो। अगर आप फ्लोट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 75,000 रुपीज पेमेंट करना है, ये आपकी SAF हो जाएगी, सीट एक्सेप्टेंस फीस। आपको HBTU जाना है, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है जाके फिजिकली। समझ लो, दोनों केसेस बता रहा हूं मैं बहुत क्लियरली। आप फ्लोट कर रहे हो तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फ्रीज कर रहे हो तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस फ्रीज और फ्लोट में अंतर क्या है, जब आपने ये फ्रीज कर दिया तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मतलब आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो। अगर आपने फ्लोट कर दिया तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चले जाओगे और वहां पे आपको फिर से री अलॉटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपको सेकेंड राउंड में फिर से सीट अलॉट करी जाएगी। एक चीज, अब जैसे मान लो फर्स्ट राउंड चल रहा है और इसमें आपने टॉप में चॉइस भर दी CSE और आपको CSE मिल भी गई, तो फिर आपको फ्रीज करना ही करना है, फिर फ्लोट नहीं करना है। मैं फर्स्ट राउंड की ही बात कर रहा हूं। फर्स्ट राउंड में अगर आपकी फर्स्ट चॉइस आपको अलॉट हो जाती है तो आपको फ्रीज ही करना है, फ्लोट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि जो आपका अपग्रेडेशन होगा वो जैसे 1 2 3 4 5 आपने चॉइसेस भर रखी, तो आपको अगर फर्स्ट चॉइस ही अलॉट हो गई तो अपग्रेडेशन में अब आप कहां चले जाओगे। अगर आपको मान लो चौथी अलॉट होती तो ऊपर 3 चॉइसेस हैं आपकी, तो उनमें से आपको अलॉटमेंट हो जाता। इसलिए जो फर्स्ट राउंड हो चाहे जो भी राउंड हो, आपने जो फर्स्ट चॉइस फिल करी है अगर वो आपको मिल गई तो फिर आपको वो फ्रीज ही करनी है, फ्लोट नहीं करनी है। अब समझो, आपने सीट को फ्रीज कर दिया, ठीक, आपने जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद अब आपको यूनिवर्सिटी की ERP की साइट पे रजिस्ट्रेशन करना है। यूनिवर्सिटी ERP की साइट पे ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी ERP की, ये यूनिवर्सिटी की ERP की साइट अलग है, इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो, अगर आप फ्लोट में हो तो फिर अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि आप राउंड 2 में चले जाओगे। तो राउंड 2 में जब जाओगे तो आपको वहां पे फिर से सीट अलॉट होगी, तब जाके आपको फ्रीज करना होगा। जब आप फ्रीज करोगे अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाई हो। एक चीज, दूसरा, जैसे मान लो 1 2 3 4 आपने 4 चॉइसेस फिल करें, अब आपको चॉइस नंबर 3 अलॉट हो गई। अभी आपके पास ये 2 चॉइसेस ऐसी हैं जो कि आपको नहीं अलॉट हुई हैं, बट आपने चॉइस नंबर 3 को फ्रीज कर लिया। ध्यान से सुनना, सारे क्लॉज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं। चॉइस नंबर 3 को आपने फ्रीज कर दिया, तो जब आप यूनिवर्सिटी ERP की साइट पे रजिस्ट्रेशन करोगे जाके, तो उसके बाद आपको इंटरनल स्लाइडिंग के लिए भी अपना विलिंगनेस देना है। ये इंटरनल स्लाइडिंग उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो ऑलरेडी फ्रीज कर चुके हैं। जो फ्लोट में है अभी उनके लिए इंटरनल स्लाइडिंग नहीं है। जो बच्चे फ्रीज कर चुके, ERP की साइट पे रजिस्ट्रेशन कर चुके, उनका इंटरनल स्लाइडिंग होगा। तो जब आप ERP में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये आपको विलिंगनेस देना है कि आप इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। सेम फिर वही चीज, इंटरनल स्लाइडिंग उन्हीं के लिए होगी जिनको फर्स्ट चॉइस के अलावा कोई चॉइस मिली है, क्योंकि जो आपने चॉइसेस फिल कर रखी हैं उसी में आपकी इंटरनल स्लाइडिंग होगी। आपको चॉइसेस अलग से अल्टर करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप समझो एक चीज, जैसे मान लो राउंड 1 ये चल रहा था, आपने फ्रीज फ्लोट में चले गए, तो फ्रीज वालों का पूरा केस बता दिया मैंने। अब फ्लोट वाले का बता देता हूं। फ्लोट में भी आपने जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, 75,000 रुपीज का पेमेंट किया, तो ये जो सीट है ये आपके पास ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये सीट चली जाए आपकी, ये आपके पास ही रहेगी। फ्लोट का सिर्फ मतलब इतना है कि अब आप राउंड 2 के लिए जा चुके हो, राउंड 2 में आप फिर से पार्टिसिपेट करोगे, दैट मीन्स आपको राउंड 2 में फिर से अलॉटमेंट होगा। अब अगर राउंड 2 में आपको फिर से सीट मिल जाती है तो अब आपको HBTU जाना नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, क्योंकि
आप ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में जब आपने सीट एक्सेप्टेंस फी 75,000 रुपया पेमेंट करी थी तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हो। तो अब आपको फिजिकली HBTU में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाना है। क्लियर समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया है, हर एक चीज समझाइए। यही सारी की सारी चीजें आपकी इसमें लिखी हुई हैं। एक दो चीजें जो छूट गई वो बता देता हूं। अगर आपने SAF नहीं पे किया, सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे करी, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। या तो आपने अगर फ्रीज करा, फ्रीज करने के बाद भी अगर आपने फीस पेमेंट नहीं करी तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने SAF नहीं पेमेंट करी तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो कुछ भी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है ये सब मैंने आपको बताई है। SAF अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, SC या ST कैटेगरी से हो, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 40,000 रुपीज से पे करनी है। लेकिन याद रहे जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो 1,35,000 रुपए टोटल फीस है, उसमें से आप 40,000 माइनस करके अमाउंट लेके जाओगे और जिन्होंने 75,000 रुपीज पेमेंट किया है वो 75,000 रुपीज माइनस करके बाकी रिमेनिंग अमाउंट लेके जाएंगे, तो वहां यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेंगे। सारी की सारी चीजें यही लिखी हुई हैं इसमें। और भी मैं चीजें देख रहा हूं वो मैं आप लोगों को बताते जाता हूं। इंपॉर्टेंट चीज विड्रॉल का बता देता हूं कि विड्रॉल आपका जो लगेगा वो विड्रॉल कैसे लगेगा। सपोज आपको कोई सीट मिल गई, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, सीट आपने एक्सेप्ट कर ली। अब आपको लग रहा है कि यार नहीं, मुझे कहीं दूसरे कॉलेज में अच्छी सीट मिल गई है और मैं यहां से जाना चाह रहा हूं, तो आप क्या कीजिए, विड्रॉल लगाइए, विथड्रॉल लगाइए। विड्रॉल के लिए एक स्टेपुलेटेड डेट भी होगी, उस डेट के पहले पहले ही आपको विड्रॉल लगाना है। तो आपका जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस या जो भी अमाउंट आपने पे करा था ना HBTU को, उसमें से सिर्फ 5,000 रुपीज कट जाएगा। बाकी आपका पूरा का पूरा पैसा जो आप अकाउंट नंबर फिल करोगे उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा। इसलिए जब आप रजिस्ट्रेशन करना और आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाए तो आप बहुत ही केयरफुली अकाउंट नंबर फिल करना। दैट मीन्स आप अपना अकाउंट फिल करना। आप लोग क्या करते हो, कैफे वाले भैया के पास चले जाते हो, कैफे वाले भैया अपना अकाउंट डाल देते हैं, फिर आप मुझे फोन करते हो, व्हाट्सएप करते हो कि भैया कैफे वाले भैया बोल रहे हैं अभी पैसा नहीं आया, अब क्या करें, उनसे कैसे पैसा निकालें। इसलिए बी वेयर, कैफे वाले ये बहुत बड़ा कांड करते रहते हैं, सारे बच्चों को ऐसे ही उल्लू बनाते रहते हैं। खुद अपना अकाउंट डाल देंगे और फिर इसके बाद बच्चे उनके पीछे घूमते रहते हैं कि भैया मेरा पैसा रिफंड आया का, पैसा रिफंड आया का। मैंने पिछली साल नीट काउंसलिंग करवाई, नीट काउंसलिंग में इतना ऐसा फ्रॉड हुआ, जाने कितने कॉलेज वाले और जाने कितने कैफे वाले बच्चों को पैसा दाब के अभी भी बैठे हुए हैं और वो पैसा नहीं दे रहे हैं। बोल देते सीधा कि पैसा आया ही नहीं। बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे अकाउंट स्टेटमेंट दे दो, तो अकाउंट स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे उनको, बोल रहे हैं कि पैसा आया ही नहीं, मैं तो चेक कर रहा हूं, मैं तो चेक कर रहा हूं। अरे यार, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है वो आपका पैसा रिफंड करता है, एज पर रूल वो रिफंड करेगा ही करेगा, देयर इज नो डाउट। तो आप लोग ये चीज बहुत ध्यान देना, अपना अकाउंट डालना या अपने नियर डियर वाले का अकाउंट डालना। कैफे वाले भैया से सावधान रहना, वो क्या करते हैं आपको ऐसे ही फिर पीछे पीछे घुमाएंगे और आप लोग फिर परेशान हो जाओगे। ये सिंपल सा फंडा था विथड्रॉल का। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये सारे राउंड का यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ है। मैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का फिर से बता देता हूँ। सेकेंड राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं होगी कोई सेकेंड राउंड में। तो आप लोग बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करिएगा राउंड 1 में, जिससे कि आप लोगों की जो चॉइसेस हैं वो टिल द एंड चलेंगी। बाकी किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने कब जाना है वो मैंने क्लॉज बता दिया है, सेम वही कंटिन्यूअस चलता रहेगा। जैसे आप सेकेंड राउंड में आ गए, अब आप सेकेंड राउंड में भी आपको कोई सीट मिल गई लेकिन आप अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर से आप फ्लोट में डाल दो उसको। तो फ्लोट में जाने के बाद आपको राउंड थर्ड में अलॉटमेंट हो जाएगा। राउंड थर्ड में जब आप राउंड थर्ड में पहुंच जाओगे तब फिर अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई तो फिर उसमें फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट फ्रीज होगा वो। और जब डायरेक्ट फ्रीज होगा और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखा है तो आपको अब यूनिवर्सिटी मतलब HBTU नहीं जाना है। आपको सिंपली क्या करना है, वो फ्रीज हो गई तो अपने ही पोर्टल से, जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है उसी पोर्टल से रिमेनिंग फीस पेमेंट कर देनी है। रिमेनिंग फीस पेमेंट कर दो, जैसे जो 1,35,000 है टोटल फीस,
उसमें से आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस दे रखी है उतनी माइनस करके बाकी पूरी की पूरी फीस पेमेंट कर दो। एंड रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ईआरपी की साइट पे रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, रजिस्ट्रेशन करना मत भूलना। ईआरपी की साइट पे दोनों चीजें अलग हैं। जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एचबीटीयू की काउंसलिंग के लिए वो चीज अलग है, ईआरपी पे रजिस्ट्रेशन अलग होगा। ये ईआरपी पे रजिस्ट्रेशन तब होगा जब आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे और सीट को फ्रीज कर दोगे। फिर इसी ईआरपी पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन देना होगा, जो कि इंटरनल स्लाइडिंग जिसको बोलते हैं, इंटरनल स्लाइडिंग के लिए यूज किया जाएगा। ये बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, दोनों चीजें आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए कि ईआरपी वेबसाइट क्या है और एचबीटीयू का रजिस्ट्रेशन वाला जो पोर्टल है वो चीज अलग है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसके बाद फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आएगी। फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होंगे। दिस इज फ्रेश राउंड फॉर काउंसलिंग वेयर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग इज अलाउड। जब आप फोर्थ राउंड में पहुंच जाओगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड किए जाएंगे और न्यू चॉइस फिलिंग अलाउ करी जाएगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 1, 2, 3 राउंड से आया है, उसको कोई सीट नहीं मिली है, तो उसको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, वो उसी पुरानी फीस से ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है फोर्थ राउंड में। बस उसको रजिस्ट्रेशन फीस जो उसने पे करी है उसकी डिटेल रिक्वायर्ड होगी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना फर्स्ट टाइम के रजिस्ट्रेशन में, तो उसकी डिटेल अपने पास रख लेना। बाकी सारे के सारे बच्चे जो भी हैं वो सारे एलिजिबल रहेंगे और फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है। जो बच्चों को सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, जैसे आपने सीट मिल गई है और आपने फ्रीज कर रखा है एचबीटीयू पे ही, तो फिर आप ये जो फोर्थ राउंड है उसमें आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये सिर्फ एक क्लॉज है। आगे चलते हैं। आपको सीट मिलेगी तो आपको सिंपली फ्रीज करना है। अब यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आप फ्रीज कर दोगे फिर यूनिवर्सिटी ईआरपी पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो यूनिवर्सिटी ईआरपी में तब आपको ऑप्शन मिलेगा आपको इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। सिंपल सा फंडा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखो, अभी फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग लेनी है, आपको पूरी एचबीटीयू की एकदम परफेक्ट काउंसलिंग करवानी है, करियर सपोर्ट जेई की हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, पेड काउंसलिंग का ब्रोचर ले लो और एनरोल हो जाओ। सबसे सस्ती काउंसलिंग आप लोगों की कर देंगे एचबीटीयू में, एकदम मस्त काउंसलिंग होगी और आपकी रैंक के बेस पे आपको कौन सी बेस्ट ब्रांच मिलने वाली है वो आप लोगों को दिला दी जाएगी। अब बात आती है फिफ्थ राउंड सीट अलॉटमेंट, व्यू रिजल्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर सीट बचेंगी तो फर्स्ट टाइम इन द फिफ्थ राउंड इफ द सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इन द फिफ्थ राउंड। अच्छा ये है, अगर आपको फिफ्थ राउंड में सीट मिल जाती है तो भी आपके लिए कोई फ्लोट ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको फ्रीज ही करना है। जैसे ही फ्रीज कर दोगे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है, ईआरपी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, ईआरपी की साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन देना है। सिंपल इतना फंडा है यहाँ पे। अब आता है स्पॉट राउंड। कहाँ है? एडिशनल राउंड। इसको बोलते हैं ऑफलाइन इन कैंपस या स्पॉट काउंसलिंग। इस वाले राउंड में जो एचबीटीयू की लोअर ब्रांचेस हैं जैसे ऑयल, पेंट, फूड, लेदर, इनमें सीट बहुत ज्यादा खाली आती है। इनकी सीट खाली आने की वजह से अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और इवन आपकी रैंक 3 से 4 लाख भी है, ध्यान से सुनो, मैं कंफर्म बता रहा हूं प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से 3 से 4 लाख रैंक भी है आपकी, और आप अगर चाह रहे हो कि आपको लोअर ब्रांचेस मिल जाएं एचबीटीयू की, तो भैया ये वाला स्पॉट राउंड जो होता है जिसको ऑफलाइन इन कैंपस राउंड बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में आपको सीट मिलेगी। इसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, 2500 रुपए का नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करना होगा। जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको वही पेमेंट स्लिप दिखा देनी है, मतलब उसका डिटेल डाल देना है, फ्रेश अमाउंट पेमेंट नहीं करना है। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद आप लोग 1,35,000 रुपए भी लेके जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, तभी आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन हो, वहां पे सीट अलॉटमेंट होगा। और जैसे ही सीट अलॉटमेंट होगा सेम टाइम आपको फुल अमाउंट पेमेंट करना है। जो भी फीस रहेगी 1,35,000 रुपए, वो आपको वहां पे पूरी की पूरी पे करनी होगी अगर आपको सीट अलॉट होती है तो, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है। जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि आप बाद में पेमेंट कर दो आके या कल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही आपने पेमेंट के लिए मना किया नेक्स्ट वाले बच्चे को अलॉट हो जाएगी सेम टाइम।
ऑफलाइन इन कैंपस काउंसलिंग भी मेरी टीम प्रोवाइड करती है। आपके साथ मेरी टीम का एक रेप रहेगा, वो आपको फुल गाइड करेगा। इसका पूरा का पूरा ब्रोचर आप करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंकिंग बहुत ज्यादा हाई है और आपका ड्रीम है कि आपको HBTU मिल जाए, तो टीम से रीच आउट करो। आपके ड्रीम को फुलफिल करने में मेरी टीम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगी। ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है ना 1 2 3 4 5th राउंड तक का, इस शेड्यूल को एक बार अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, टीम से रीच आउट करो, व्हाट्सएप करो, आपको हर एक अपडेट मिलेगा। पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। अब ये जो नीचे लिखा है ना, जो मैं आप लोगों को बता के आया हूं अभी, यही सारी चीजें लिखी हैं इसने, और कुछ अलग नहीं लिखा है। सारे क्लॉज वही लिखे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी अभी समझा दिए हैं, और इसमें कुछ नहीं लिखा। रिफंड पॉलिसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिफंड पॉलिसी इनकी क्या है। टेंटेटिव डेट्स वगैरह मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस ही कर ली है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट 26 मई से और 20 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा फर्दर अपडेट्स जो भी आता रहेगा वो सारा का सारा फर्दर अपडेट आप लोगों को करियर सपोर्ट जेई के चैनल पे ही मिलता रहेगा, या आप टीम के टच में रहो तो आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, तो आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा फटाफट। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।